मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फिर से हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम कक्षा 10वीं के इतिहास विषय के तीसरे पाठ उपायोजित इतिहास इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, ध्यानपूर्वक समझिए और ध्यानपूर्वक देखिए और पूर्णतः देखने की कोशिश करिए, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो उपयोजित इतिहास, तो इसमें हमको पढ़ना है उपयोजित इतिहास किसे कहते हैं। उपयोजित इतिहास और विषय विविध विषयों में हुए अनुसंधान यानी खोज। उपयोजित इतिहास और वर्तमान काल, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के प्रबंधन और संबंधित व्यवसाय के क्षेत्र, इन तीनों के बारे में हम पांचों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3.1 उपयोजित इतिहास किसे कहते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। तो उपयोजित इतिहास संज्ञा के लिए, यानी इसका नाम जो दिया गया है लोगों यानी सामान्य जनों का इतिहास से कहा जाता है। उपयोजित इतिहास को क्या कहा जाता है? सामान्य जनों का इतिहास है। आपको याद रखना है पब्लिक हिस्ट्री, यह वैकल्पिक शब्द का उपयोग क्या है? प्रचलित है। तो भूतकाल में घटित घटनाओं के संबंध में जो ज्ञान इतिहास द्वारा प्राप्त होता है, उसका उपयोग वर्तमान और भविष्य में सभी लोगों के लिए किस प्रकार हो सकता है, यह उपयोजित इतिहास में हमको प्राप्त होता है। तो संग्रहालय, प्राचीन स्थान की सैर पर आने वाले पर्यटकों के रूप में लोगों का सहभाग महत्वपूर्ण होता है। पर्यटन के कारण लोगों के इतिहास के प्रति रुचि बढ़ने लगती है। समाज में के मन में इतिहास का बोध निर्माण होता है। बोध यानी ज्ञान, उसको समझना। साथ ही लोग अपने नगरों तथा गांवों के स्थित स्थानों के संरक्षण और संवर्धन की परियोजना में सहभागी हो सकते हैं। तो उपयोजित क्या है? इतिहास के बारे में बताया गया। दूसरा बताया गया उपयोजित इतिहास और विविध विषयों में हुए अनुसंधान। इतिहास का संबंध भूतकाल में घटित घटनाओं के साथ होता है। वर्तमान में दिखाई देने वाले मानव जीवन का ताना बाना घटित घटनाओं के कारण बुना जाता है। ताना बाना यानी उसके कार्य। ये घटनाएं राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संगठन, दर्शन, तकनीकी विज्ञान और विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में घटित होती हैं। प्रत्येक ज्ञान संचय का अपना स्वतंत्र इतिहास होता है। प्रत्येक क्षेत्र की अगली यात्रा की दिशा इस ज्ञान संचय की स्थिति पर निर्भर रहती है। उसी के अनुसार अनेक विषयों के अनुसंधान में इतिहास के अनुसंधान पद्धति उपयुक्त सिद्ध होती है। जैसे पहला दर्शन, फिलॉसफी जो होता है, विविध विचारधाराओं का उद्गम होता है। उद्गम यानी उत्पन्न होना। उसका कारण बनी वैचारिक परंपरा और उस विचारधारा की प्रगति यात्रा के इतिहास को समझना, इसके लिए इतिहास का अध्ययन करना आवश्यक होता है। दर्शन को समझते समय यह दर्शन जिस भाषा में व्यक्त हुआ है वह भाषा के इतिहास का भी उपयोग होता है। दूसरा है विज्ञान। विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कारों और सिद्धांतों का कालक्रम और उन आविष्कारों के कारण परंपरा में श्रृंखला को समझने के लिए विज्ञान के इतिहास का अध्ययन करना पड़ता है। कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की क्या है? जननी है। कई बार वैज्ञानिक आविष्कार मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने और जिज्ञासा का शमन करने के प्रयासों का परिणाम होता है, जिसके लिए पूर्ववर्ती वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग किया जाता है। इन आविष्कारों के पीछे जो कारण, परंपरा और कालक्रम होता है, उसे समझने के लिए विज्ञान के इतिहास का ज्ञान उपयोगी सिद्ध होता है। तकनीकी विज्ञान के क्षेत्र में उपायोजित लेखन देखेंगे। कृषि उत्पादन, वस्तुओं का उत्पादन, स्थापत्य, अभियांत्रिकी यानी टेक्नोलॉजी आदि में होते हुए परिवर्तन और उनके पीछे जो कारण परंपरा की श्रृंखला होती है, उसे समझने के लिए तकनीकी विज्ञान के इतिहास का अध्ययन करना आवश्यक होता है। तो वैज्ञानिक आविष्कार और तकनीकी विज्ञान में होने वाली प्रगति एक दूसरे पर निर्भर होती है। मानव की उत्क्रांति यात्रा में पत्थर के शस्त्र, औजार निर्माण करने से लेकर कृषि उत्पादन का विकास होने तक उसके द्वारा ग्रहण किया हुआ विज्ञान और उस पर आधारित तकनीकी विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण था।
कालांतर में विज्ञान में हुई उन्नति के फलस्वरूप उत्पादन प्रक्रियाओं का यांत्रिकरण होता गया। यह यांत्रिकरण किस प्रकार होता है? विज्ञान और तकनीकी विज्ञान किस प्रकार सदैव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, इसे समझने के लिए तकनीकी विज्ञान के इतिहास का आकलन करना आवश्यक होता है। चौथा दिया उद्योग धंधे और व्यापार। उद्योग धंधों और व्यापार के कारण मानव समाजों के बीच पारस्परिक व्यवहार का क्षेत्र फैल जाता है। फलस्वरूप सांस्कृतिक संबंधों का जाल भी निरंतर विकसित होता है। यह उद्योग धंधों और व्यापार के प्रबंधन का ही एक अंग होता है। उनके इतिहास को समझना महत्वपूर्ण होता है। बाजार और व्यापार का स्वरूप बदलता गया। इन सभी के पीछे मानवीय रिश्ते नातों का स्वरूप और सामाजिक ढांचा बदलता गया। इस संपूर्ण यात्रा को समझने के लिए सांस्कृतिक संरचना, सामाजिक ढांचा, आर्थिक व्यवस्था आदि के इतिहास का अध्ययन करना पड़ता है। पांचवा दिया प्रबंध विज्ञान। प्रबंध यानी मैनेज करना। उत्पादन के संसाधन, मानव शक्ति और उत्पादन के विविध प्रक्रियाओं, बाजार और विक्रय के प्रबंधन की श्रृंखला, उनके संबंध में भूतकालीन व्यवस्थाएं किस प्रकार थी, इसे समझना आवश्यक होता है। इस श्रृंखला से जुड़े विविध स्तरों के लोगों को पारंपरिक मानसिकता को समझने के लिए इन सभी का भार जिन अलग अलग सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं के संगठनों पर निर्भर होता है, यदि उनका इतिहास समझते हैं तो वर्तमान समय में विविध स्तरों पर प्रबंध करना सरल हो जाता है। छठवां है कला। विविध कला क्षेत्रों में अभिव्यक्ति और उनके कारण वैचारिक, भावात्मक और सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर कुछ कलाओं के विकास को समझना आवश्यक है। किसी भी कला की अभिव्यक्ति के मर्म को कलाकृति बनाने वाले किसी मानसिक और विशिष्ट कला शैली के विकास क्रम को सांस्कृतिक विकास के अध्ययन द्वारा समझा जा सकता है। मानव विज्ञान शाखा इतिहास, पुरातत्व, समाज विज्ञान, मानव विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र जैसे ज्ञान शाखाओं के उद्गम और विकास को समझ लेना इन ज्ञान शाखाओं के अध्ययन का आवश्यक अंग है। विज्ञान और अन्य सभी ज्ञान शाखाओं की जननी दर्शन है, तो वैश्विक पसारा और उनमें मानव का अस्तित्व, इनके पारस्परिक संबंध को समझने की जिज्ञासा में से विश्व भर के सभी मानवीय समाजों में उस पारस्परिक संबंध के बारे में लोग अनुमान करने लगे। उसमें से विश्व की उत्पत्ति से संबंधित कथाएं, सृष्टि चक्र, आर्यमानवी जीवन में संबंधित मिथक यानी झूठ, देवी देवताओं के संबंध की कल्पनाएं और उन देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए गए अनुष्ठान, उनके संबंध में किया गया तात्विक विवेचन का विकास हुआ। प्राचीन लोगों द्वारा किए गए इन अनुष्ठानों के विचारों में दर्शन और तत्वों के बीज है। यहाँ उल्लिखित मानव शाखा की विभिन्न शाखाओं का विकास दर्शन के सिद्धांतों की नींव पर आधारित है। तीसरा दिया उपार्जित इतिहास का वर्तमान काल। यह प्रायः प्रश्न पूछा जाता है कि प्रतिदिन के व्यवहार में इतिहास की क्या उपयोगिता है। उपयोजित इतिहास किसे कहते हैं? इस प्रश्न के उत्तरी प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल जाता है। भूतकाल में मूर्त और अमूर्त स्वरूप में जो अनेक अवशेष हैं, यानी जो मिले थे खुदाई के बाद, वे वर्तमान काल में पाए जाते हैं। हमारे मन में उनके बारे में कुतूहल रहता है, उन्हें जानने की इच्छा रहती है, लालसा होती है, अपनापन होता है। हमें उन्हें अस्तित्व का इतिहास समझ लेने की आवश्यकता अनुभव होती है, क्योंकि ये अवशेष हमारे पूर्वजों द्वारा निर्मित कलाकृत परंपराओं के अवशेष होते हैं। वह हमारी सांस्कृतिक विरासत होती है, वह हमारी पहचान होती है। उसके इतिहास हमें उद्गम स्रोत तक ले जा सकता है। अतः उस विरासत की हमारी और हमारी अनेक पीढ़ियों के हितों के दीर्घकाल तक संरक्षित रखने की, उनका संवर्धन करने की आवश्यकता उत्पन्न होती है। उपार्जित इतिहास द्वारा मूर्त और अमूर्त स्वरूप की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और संवर्धन किया जा सकता है। फलस्वरूप व्यवसाय के अनेक अवसर निर्माण होते हैं। तो संक्षेप में कहना हो तो इतिहास के आधार पर वर्तमान का यथायोग्य आकलन और भविष्य काल के लिए दिशा निर्देश इस रूप में उपयोजित इतिहास का वर्णन किया जा सकता
है। तो बच्चों देखिए जब ये सब चीज़ें क्या होती हैं, संभाल करके रखी गई रहती हैं, तो उसके बारे में हम आसानी से जान सकते हैं। तो उपार्जित इतिहास में इन सब चीज़ों का संकलन किया जाता है, चीज़ों का। चौथा दिया है सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का प्रबंधन किस प्रकार से, मैनेज कैसे किया है। सांस्कृतिक विरासत, जैसे मूर्त सांस्कृतिक विरासत, यह मानव निर्मित होती है, वह मूर्त और अमूर्त स्वरूप में होती है। मूर्त सांस्कृतिक विरासत इस वर्ग में प्राचीन स्थान, वस्तुएं, हस्तलिखित पांडुलिपियाँ, शिल्प, चित्र आदि का समावेश होता है। अमूर्त में इस वर्ग में मौखिक परंपरा, उसके लिए उपयोग में लाई जाने वाली भाषा, पारंपरिक ज्ञान, तीज त्यौहार, पर्व मनाने की सामाजिक प्रथाएं और धार्मिक विधियाँ, कला प्रस्तुतिकरण की पद्धतियाँ, विशेष पारंपरिक कौशल, इन परंपराओं, प्रथाओं, कौशलों आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह वर्ग। प्राकृतिक विरासत क्या होती है? विरासत यानी जो पहले से हमारे पूर्वजों द्वारा जो प्राप्त होती है, उसे विरासत कहते हैं। प्राकृतिक विरासत की अवधारणा में प्रकृति में पाई जाने वाली जैव विविधता का विचार किया जाता है। इसमें निम्न घटकों का समावेश होता है, जैसे प्राणी, वनस्पति, उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक परिसंस्थाएं और भूरचनात्मक विशेषताएं। आने वाली पीढ़ियों के हितों का संरक्षण करने के लिए हमारी विरासत का संरक्षण होना आवश्यक है। विलुप्त होने के कगार पर पहुंची सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का संरक्षण, विलुप्त यानी गायब, संवर्धन यानी बढ़ाना, संरक्षण यानी उसको बचा के रखना। दृष्टि से विश्व संगठन यूनेस्को ने कुछ दिशा निर्देशक सिद्धांत घोषित किए। उन दिशा निर्देशक सिद्धांतों के आधार पर विश्व विरासत के पद हेतु पात्र सिद्ध होने वाले संस्थानों, परंपराओं की सूची घोषित की जाती है। तो देखिए यहाँ बच्चों जो है अमूर्त विरासत सूची समाविष्ट परंपराएं हैं। इसे आपको एक दृष्टि क्या करना है, इसे आपको देखना है, इसे आपको पूर्णतः क्या है पढ़ना है ध्यानपूर्वक। कब इनकी स्थापना हुई, क्या है, सब चीज़ें इसमें देखिए बच्चों दी गई हैं। इसे इन सबको आपको क्या करना है, पढ़ के तैयार करना है। इसे आपको ध्यान से भारत में मिश्र स्वरूप विश्व विरासत संस्थान 2016 कांचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, इसे ध्यान से आपको पढ़ लेना है। तीसरा दिया सांस्कृतिक विरासत स्थानों का संरक्षण का संवर्धन करते समय स्थानीय लोगों की भावनाएं आहत न हो, इसके लिए की जानकारी के उपाय की योजनाओं का नियोजन किया जा सकता है। स्थानीय लोगों को उस परियोजनाओं में सहभागी कराया जा सकता है। स्थानीय लोगों को पारंपरिक कौशलों को प्रोत्साहन दे सकेंगे। ऐसे उद्योग व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए सुनियोजित ढंग से योजना बनाना संभव होता है। यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक विरासत सूची में पश्चिम घाट का समावेश 2012 में किया गया। सतारा जिले में कास पठार पश्चिम घाट श्रेणियों में भी बसा हुआ है। सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का प्रबंध करना उपयोजित इतिहास का एक प्रमुख अंग होता है। यह विरासत का संरक्षण और संवर्धन करने का अधिकांश कार्य भारत सरकार का पुरातत्व विभाग, भारत के प्रत्येक राज्य सरकार का पुरातत्व विभाग करता है। इंटैक यानी इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, यह एक स्वयंसेवी संस्था है और इस क्षेत्र में यह संस्था 1984 से कार्यरत है। तो सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत संस्थानों का संरक्षण और संवर्धन की परियोजनाओं में अनेक विषयों के तज्ञ यानी ज्ञानी व्यक्तियों का समावेश होता है। इन सभी में संबंधित स्थानों सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक इतिहास का बोध निर्माण करने का कार्य उपयोजित शासन द्वारा किया जाता है। तो इसमें देखिए पहला दिया है परियोजना के अंतर्गत विरासत संस्थानों के मूल स्वरूप को न बदले हुए संरक्षण का संवर्धन का कार्य करना संभव होता है। स्थानीय समाज का ताना बाना और मानसिकता, उसके सम्मुख वर्तमानकालीन विविध चुनौतियों तक स्थानीय लोगों की अपेक्षाओं की समीक्षा की जा सकती है। संबंधित व्यवसायिक क्षेत्र दिया है, जैसे संग्रहालय और अभिलेखागार, पर्यटन और आतिथ्य, ऐतिहासिक स्थान संरक्षण, संवर्धन, मनोरंजन के और संपर्क माध्यम, ये आपको तैयार कर लेना है चारों। इसे भी आपको जो है पढ़ना है ध्यान से।
तो पढ़िए पूर्णतः। ये अभिलेखागार के बारे में सोचिए, वैशिष्ट्यपूर्ण अभिलेखागार क्या होते हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसको पढ़ लीजिए। सब जो है आपको ऑब्जेक्टिव में आने वाले हैं। तो बच्चों इस लेसन में यही सब देखिए बताया गया किस प्रकार से उपायोजित चीज़ें जब क्या होती हैं, रखी गई रहती हैं, तो उसका संकलन हुआ रहता है, तो आसानी से हमको किसी भी चीज़ के बारे में आसानी से हमको पता चल जाता है। अगर उनका संकलन नहीं रहता, जैसे म्यूजियम्स होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, हर चीज़ें रखी रहती हैं, तो उसे जब हम देखते हैं तो हमको पुरानी चीज़ें जो होती, भूतकालीन चीज़ें अच्छे तरीके से उसको बारे में पता कर लेते हैं, जो हम पढ़े रहते हैं। लेकिन देखने का प्रत्यक्ष जो होता है तो आसानी से हमको क्या होता है, हर चीज़ें याद हो जाती हैं और समझ में भी आता है। तो यही क्या था, उपायोजित लेखन था। तो आज के लिए इतना है बच्चों। पूरा वीडियो देखिए और ध्यान से समझने की कोशिश करिए। तो आज के लिए इतना है, धन्यवाद।